हेलो एवरीवन। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मतलब पॉलिटिकल साइंस का नेचर कैसा है और उसका स्कोप क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पॉलिटिकल साइंस होती क्या है। लेट्स लुक एट द इंट्रोडक्शन। देखो, पॉलिटिकल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, स्टेट्स, गवर्नमेंट एंड पावर। बेसिकली पॉलिटिकल साइंस एक सिस्टमेटिक स्टडी है जिसके अंदर हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे एक देश के अंदर पॉलिटिक्स काम कर रही है, कैसे इलेक्शंस हो रही हैं, कैसे पावर हासिल की जा रही है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, कैसे डिसीजन मेकिंग की जा रही है, कैसे लॉज बनाए जा रहे हैं, कैसे पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। हम स्टेट के बारे में पढ़ते हैं कि एक देश कैसे अपने आप को चला रहा है, अलग अलग देश किस तरीके से अपने एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग देशों के आपस में रिलेशंस क्या हैं, ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे सरकारें काम कर रही हैं, कैसे गवर्नमेंट्स फॉर्म हो रही हैं, गवर्नमेंट्स काम किस तरीके से कर रही हैं, एक देश में कानून कैसे बनाए जा रहे हैं, एक देश में गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज़ बना रही है, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम पावर के बारे में पढ़ते हैं कि पावर किसके पास है, कैसे उस इंसान ने या उस पॉलिटिकल पार्टी ने वो पावर हासिल की है और कैसे उस पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास पावर है, उन्होंने कैसे पावर हासिल की, तो उन्होंने इलेक्शंस लड़ी, इलेक्शंस में उन्होंने कई सारे वादे किए थे, लोगों ने उनको वोट किया, लोग उनको पसंद करने लगे, इसलिए उनके पास पावर आई, और कैसे वो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर इन सब चीज़ों की सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है। पॉलिटिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। अरिस्टोटल, जो कि जिनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, अरिस्टोटल एक फिलोसोफर हुए, एक थिंकर हुए आज से 2000-2500 साल पहले, जिनका नाम अरिस्टोटल था, उनको पॉलिटिकल साइंस का फादर भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टेट और गवर्नमेंट की स्टडी है। स्टेट होती क्या है? स्टेट एक देश होता है, जैसे हिंदुस्तान एक स्टेट है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया एक स्टेट है, इंडिया एक देश है, तो एक देश को स्टेट कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो एक देश के बारे में हम पढ़ते हैं, देश कैसे काम कर रहा है, देश कैसे आगे बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, मतलब कैसे सरकारें काम करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट, मोदी जी की सरकार, या फिर स्टेट्स के अंदर जैसे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, सरकारें कैसे बन रही हैं, कैसे काम कर रही हैं। तो अरिस्टोटल ने कहा दैट पॉलिटिकल साइंस इज स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। अब पॉलिटिकल साइंस का नेचर कैसा है? बेसिकली नेचर की जब मैं बात करता हूँ, जैसे मेरा कैसा नेचर है, तो मैं बड़ा एक स्वीट इंसान हूँ, बड़ा अच्छे से लोगों से बात करता हूँ, ये मेरा एक नेचर है। या फिर दूसरा मेरा नेचर ये हो सकता है कि मैं बड़ा इगोइस्टिक इंसान हूँ, घमंड है मेरे अंदर, उखड़ा उखड़ा रहता हूँ, ये मेरा नेचर है। तो जब नेचर की मैं बात करता हूँ, नेचर मतलब व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस इज। पॉलिटिकल साइंस कैसा सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं, फिर पॉलिटिकल साइंस का कैरेक्टर कैसा है। जैसे एक इंसान का नेचर कैसा है, मतलब एक इंसान का कैरेक्टर कैसा है, क्या वो घमंडी है, क्या वो दयालु है, क्या वो शरीफ इंसान है, क्या वो चालाक इंसान है। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस का कैरेक्टर कैसा है, पॉलिटिकल साइंस की क्वालिटीज़ कैसी हैं, उसी को हम नेचर कहते हैं। तो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के नेचर की जब मैं बात करता हूं, तो कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है। अब सोशल साइंस होता क्या है और पॉलिटिकल साइंस कैसे सोशल साइंस है? तो जैसे आप भी ये समझते होंगे, जानते होंगे कि पॉलिटिकल साइंस को हम सोशल साइंस के अंदर पढ़ते हैं, या सोशल साइंस का ही पार्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो सोशल साइंस होता क्या है? देखो, सोशल साइंस वो साइंस होता है जो सोसाइटी के साथ डील करता है। मतलब सोशल साइंस के अंदर इंसान का बिहेवियर समझा जाता है कि इंसान कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे वो वोट कर रहा है, कैसे वो प्रोटेस्ट कर रहा है, कैसे वो पॉलिटिकल प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। तो उस अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं, मतलब आप बेसिकली अगर समाज का बिहेवियर समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों का बिहेवियर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे गाँव में एक चाचू कैसे वोट करता है और उसके दिमाग में क्या होता है जब वो वोट करता है, गाँव के लोग क्या देख के वोट करते हैं, ये बिहेवियर है लोगों का। लोग बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं, कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं, बीजेपी को क्यों वोट कर रहे हैं, कांग्रेस को क्यों वोट कर रहे हैं। तो बेसिकली सोशल साइंस के अंदर हम सोसाइटी के बिहेवियर के साथ डील करते हैं। तो क्या पॉलिटिकल साइंस के अंदर, मतलब पॉलिटिकल साइंस तब सोशल साइंस होगी ना जब पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने की कोशिश करें। तो यस, पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ा जाता है, समाज के अंदर एक इंसान का क्या बिहेवियर है।
जैसे लोग कैसे वोट करते हैं, लोग कैसे प्रोटेस्ट करते हैं, जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में क्या होता है, उनका क्या बिहेवियर होता है, कैसे वो कानूनों को फॉलो करते हैं और क्यों वो कानून फॉलो करते हैं। तो क्या पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल, पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, बिल्कुल आती हैं। जैसे बिहार में अब चुनाव है तो बिहार में लोग क्या सोच के वोट देंगे, किसको वोट देंगे, लोगों का बिहेवियर क्या होगा इस बार इलेक्शंस में। इस बार इलेक्शंस में ना लोग मोदी जी को वोट देंगे क्योंकि मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया है। तो ये बिहेवियर ही तो है इंसानों का। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या हम इंसानों का बिहेवियर समझते हैं? क्या एक इंसान का बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस हुई, क्योंकि सोशल साइंस के अंदर भी हम इंसान का बिहेवियर समझते हैं, हम सोसाइटी के अंदर इंसान कैसे बिहेव कर रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी एक ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं। जैसे कि इस बार 2024 में किसकी लहर है, कौन जीतेगा, लोग क्या सोच के वोट करेंगे, क्या धर्म का फैक्टर काम करेगा, क्या लोग धर्म को देख के वोट करेंगे, क्या लोग जाति को देख के वोट करेंगे। 370 हटाया है मोदी जी ने, क्या ये भी फैक्टर काम करेगा इलेक्शंस में? एक इंसान क्या इसलिए मतलब उसको जो 4 किलो राशन मिलता है मुफ्त में, क्या वो भी उसके माइंड में होगा? उसको पेंशन मिलती है, क्या वो भी उसके माइंड में होगा? तो ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होगा, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में ये खूब होता है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस हुई, लाइक नेचुरल साइंसेस। अब सोशल साइंस और नेचुरल साइंस में क्या डिफरेंस है? जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये नेचुरल साइंसेस हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है। क्योंकि इंसान का जो बिहेवियर है वो बदलता रहता है ना, इंसान का बिहेवियर एक तो नहीं रहता है। या फिर जैसे नेचुरल साइंसेस में क्या होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। बेसिकली हम सोडियम और कैल्शियम लाएंगे, दोनों को हम मिलाएंगे और फिर एक रिएक्शन होगी जो कि हमेशा वही रिएक्शन होगी। सबको पता है कि पेन ऊपर से गिरेगा तो नीचे जाएगा, सिंपल एज दैट। पेन ऊपर से गिरेगा नीचे जाएगा क्योंकि ग्रेविटी है। ये हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना, लैब में हम टेस्ट कर सकते हैं दो चीज़ों को। सोडियम कैल्शियम आपस में मिलाया तो एक चीज़ हुई, फट गया वो, या जो भी होता है मुझे तो इतना मालूम भी नहीं है, चलो फट गया वो, है ना, उसमें एक रिएक्शन हुआ। तो वो रिएक्शन सेम ही तो रहेगा आज के बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद जब हम सोडियम और कैल्शियम को मिलाएंगे तो वही होगा जो आज हुआ। लेकिन ये सोशल साइंस में पॉसिबल नहीं है। सोशल साइंस में जो आज इंसान सोच रहा है, जो सोच के आज इंसान बीजेपी को वोट कर रहा है, शायद 100 साल बाद, 200 साल बाद वो उसके दिमाग में ना हो, उसका बिहेवियर चेंज हो गया हो। तो इंसान का बिहेवियर बदलता रहता है, एक बिहेवियर नहीं रहता है इंसान का। इसलिए नेचुरल साइंसेस की तरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की तरह हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर चीज़ों को एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं लैब के अंदर। समझ आ गई आपको बात? सोशल साइंस के अंदर एक इंसान का बिहेवियर समझा जाता है कि इंसान का बिहेवियर कैसा है। तो मान लो मेरा बिहेवियर अभी बड़ा गुस्से वाला है, बात समझ आ गई। कल मेरा बिहेवियर बड़ा पोलाइट हो जाएगा, मैं गुस्से में नहीं रहूंगा, तो मेरा तो बिहेवियर बदलता रहता है। लेकिन साइंस के अंदर बिहेवियर बदलता नहीं है। साइंस के अंदर अगर दो चीज़ों को आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो वो वही रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंदर ऐसा नहीं होता है, सोशल साइंस के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है, क्योंकि यहाँ पे हम लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस एंड एज एन साइंस आर एन आर्ट। अब यार कुछ सरफिरे लोगों का तो ये भी मानना है कि पॉलिटिकल साइंस साइंस ही है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं ये सोशल साइंस भी नहीं है, ये साइंस है। और कुछ लोग कहते हैं कि साइंस भी नहीं है, सोशल साइंस भी नहीं है, ये आर्ट है। यही तो बात है भाई साहब। कोई मतलब एक हर इंसान अलग अलग सोच रहा है, इंसान का बिहेवियर बदल रहा है। कोई कहता है ये साइंस है, कोई कहता है ये सोशल साइंस है, और कोई कहता है ये आर्ट है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये साइंस है। कैसे? सम स्कॉलर्स कॉल इट ए साइंस बिकॉज इट यूजेस ऑब्जर्वेशन। कुछ स्कॉलर्स इसको साइंस कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑब्जर्वेशन यूज की जाती है। जैसे पॉलिटिकल प्रोसेस को ऑब्जर्व किया जाता है, इलेक्शंस को ऑब्जर्व किया जाता है, या फिर ये ऑब्जर्व किया जाता है कि इस बार इलेक्शन में कौन जीतेगा। ये ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर बीजेपी ऐसा करती है तो वो अगली बार इलेक्शन हारेगी या जीतेगी। ये ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर बीजेपी वाकफ अमेंडमेंट बिल पास कर देती है तो मुस्लिम का वोट चला जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन होती है। उसके बाद डेटा का यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। डेटा मतलब ये देखा जाता है कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, वोटिंग टर्नआउट क्या रहा इस साल का,
कितने एससी लोग कितने एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कितने एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर एससी एसटी की पॉपुलेशन इतनी होगी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो क्या हमारा जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट वहाँ पे जीत पाएगा? तो डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, सेंसस का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद एनालिसिस किया जाता है, प्रॉपर चीज़ों को एनालाइज किया जाता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर कि अगर पॉलिसी ऐसी बनाई जाएगी तो क्या होगा, अगर पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई जाएगी तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं, इसलिए क्योंकि ऑब्जर्वेशन, डेटा और एनालिसिस साइंस में भी यूज़ किया जाता है, पॉलिटिकल साइंस में भी हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि इसको हम साइंस कहेंगे। पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि पॉलिटिकल साइंस एक आर्ट है। मतलब पॉलिटिकल साइंस एक आर्ट है। आर्ट होता क्या है? जो भी आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज को आप किसी मतलब प्रैक्टिकली उसको किसी आर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि एक ऐसी पेंटिंग होनी चाहिए, फिर मैं उस थॉट को जो है वो पेंटिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मैं एक बड़ी सुंदर सी पेंटिंग बनाता हूँ। तो बेसिकली मैं अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपनी कला का इस्तेमाल कर रहा हूँ और फिर मैं पेंटिंग बना रहा हूँ। इसी तरीके से कुछ लोगों का ये कहना है कि इट इज़ एन आर्ट बिकॉज इट डील्स विद वैल्यूज, जजमेंट एंड आइडियल्स लाइक जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। इसलिए कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें क्या किया जाता है, लोग पहले अपना नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो सोचते हैं जस्टिस क्या होगा, लिबर्टी क्या होगा, इक्वलिटी क्या होगा, और फिर वो रियलिटी में जस्टिस, इक्वालिटी लाने की कोशिश करते हैं। आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही है? आर्ट का मतलब होता है आपके पास जो नॉलेज है, आपके माइंड में जो आपके पास गहरा नॉलेज है, आप बड़े इंटेलिजेंट हो, और क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो तो आपने क्या बना दिया? आपने रेडियो बना दिया, आपने टेलीविज़न बना दिया, आपने मोबाइल फ़ोन बना दिया, या आपने बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग बना दी। कैसे बनाई? क्योंकि आपके पास नॉलेज था। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस भी एक आर्ट है, क्योंकि इसमें लोग पहले सोचते हैं, उनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, वो जस्टिस की बात करते हैं, वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो इक्वालिटी की बात करते हैं, और फिर वो रियलिटी में वो सब चीज़ें प्रैक्टिकल रियलिटी में उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके पास पहले क्या था? नॉलेज था, आपके पास सोच थी, दिमाग था, और फिर आपको ये ख्याल आया कि क्यों ना इसको कन्वर्ट किया जाए, पेंटिंग बना दी जाए। आपके पास नॉलेज था तो आपने रेडियो बना दिया, मतलब प्रैक्टिकली उस चीज़ को इंप्लीमेंट कर दिया। इसी तरीके से आपके पास नॉलेज है, आपने इक्वालिटी के बारे में सोचा कि यार एक ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ पे बराबरी होनी चाहिए। आपने डेमोक्रेसी के बारे में सोचा कि यार लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र जो है ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगा, और फिर आपने उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। डेमोक्रेसी पहले किसी के दिमाग में आया होगा ना, ख्याल होगा ना, फिर ही डेमोक्रेसी असलियत में प्रैक्टिस किया जाने लगा अलग अलग देशों में कि हिंदुस्तान भी डेमोक्रेसी होगा, अमेरिका भी डेमोक्रेसी होगा। पहले तो किसी के दिमाग में ख्याल आया होगा ना कि डेमोक्रेसी ऐसा होगा, उस डेमोक्रेसी के अंदर लोग वोट करेंगे, 18 साल के ऊपर की उम्र के लोग वोट करेंगे, और फिर सच में ऐसा होने लगा क्योंकि उसको इंप्लीमेंट किया गया। सो इसलिए कुछ लोगों का ये कहना है कि ये एक आर्ट है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये साइंस है। साइंस क्यों है? क्योंकि साइंस में क्या किया जाता है? ऑब्जर्वेशन, डेटा और एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। और उन स्कॉलर्स का ये कहना है कि भाई साहब, हम पॉलिटिकल साइंस में भी ऑब्जर्वेशन, डेटा और एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए। कैसे कर सकते हैं मैंने आपको बताया। और कुछ लोगों ने ये कहा कि ये सोशल साइंस है। क्यों? क्योंकि साइंस वाली चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। साइंस में जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं। हम ह्यूमन बिहेवियर को इसमें पढ़ते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर बदलता रहता है, वो चेंज होता रहता है। बात समझ आ गई? अब नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल नेचर देखने को मिलता है हमें पॉलिटिकल साइंस का। मतलब पॉलिटिकल साइंस के अंदर नॉर्मेटिव स्टडी भी होती है और एम्पिरिकल स्टडी भी होती है। तो पहले तो हमने ये समझ लिया कि ये साइंस है, सोशल साइंस है या आर्ट है, क्या है ये। तो फिर हमने ये समझा कि अलग अलग स्कॉलर्स का कहना है, कुछ लोग इसको सोशल साइंस कहते हैं, कुछ लोग इसको साइंस भी कहते हैं, कुछ लोग इसको आर्ट भी कहते हैं। अल्टीमेटली सारे लोगों का मेनली हम इसको सोशल साइंस ही कहते हैं, क्योंकि एसएसटी आपने सुना होगा, एसएसटी क्या होता है या फिर आर्ट्स क्या होता है। आर्ट्स में भी तो आपने पॉलिटिकल साइंस रखी है, तो बेसिकली इसको आर्ट्स का या सोशल साइंस का सब्जेक्ट ही माना जाता है, साइंस इसको कम ही कहा जाता है। लेकिन अब ये तो हमने समझ लिया कि ये सोशल साइंस है या आर्ट है। अब हम समझते हैं कि ये नॉर्मेटिव है या एम्पिरिकल है। नॉर्मेटिव होता है जिसके अंदर हम बेसिकली बात करते हैं क्या होना चाहिए, और एम्पिरिकल होता है जिसमें हम साइंस की बात करते हैं कि क्या है, हो क्या रहा है। तो बेसिकली क्या पॉलिटिकल साइंस के अंदर नॉर्मेटिव चीज़ों की स्टडी की जाती है या एम्पिरिकल चीज़ों की स्टडी की जाती है? नॉर्मेटिव मतलब जिसके अंदर हम
ये कहते हैं कि क्या होना चाहिए, अच्छी गवर्नमेंट कैसी होती है, जस्टिस कैसा होता है, एक अच्छी सरकार कैसी होती है। और एम्पिरिकल मतलब अभी क्या हो रहा है, बट इज रियलिटी में क्या हो रहा है। तो हाँ, पॉलिटिकल साइंस के अंदर नॉर्मेटिव स्टडीज भी की जाती हैं और एम्पिरिकल भी की जाती हैं। इसलिए पॉलिटिकल साइंस नॉर्मेटिव इन नेचर भी है और एम्पिरिकल इन नेचर भी है। नॉर्मेटिव कैसे है, जैसे इसके अंदर हम समझते हैं कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, एक अच्छी गवर्नमेंट कैसी होगी, एक अच्छा लोकतंत्र कैसा होगा, एक समाज के अंदर न्याय कैसे लाया जाएगा, एक समाज कैसे होना चाहिए, एक अच्छी सरकार कैसी होती है, लोगों को वोट कैसे करना चाहिए, इलेक्शंस कैसे होनी चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए, अच्छा कैसा है, ये तो स्टडी किया जाता है इसके अंदर, बिल्कुल किया जाता है। और इसके अंदर ये भी स्टडी किया जाता है एम्पिरिकल, मतलब इसके अंदर व्हाट इज के ऊपर भी फोकस किया जाता है कि क्या हो रहा है। जैसे कि इलेक्शंस कैसी होनी चाहिए, तो बेसिकली इलेक्शंस बड़ी फ्री एंड फेयर तरीके से होनी चाहिए, कोई दारू का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पे लोग वोट नहीं देने चाहिए, लोग बड़ा समझदारी से वोट दें, लोग पढ़े लिखे हों, ये हवा की बातें होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है भाई, इलेक्शंस हो रही है, मारकाट हो रही है, दारू बांटी जा रही है, जाति के नाम पे वोट लिया जा रहा है, पैसों के नाम पे वोट दिया जा रहा है, ये व्हाट इज, ये रियलिटी है। तो इसके अंदर हम इंपीरिकल स्टडी भी करते हैं, नॉर्मेटिव स्टडी भी करते हैं, इसलिए इसको हम नॉर्मेटिव और इंपेरिकल इन नेचर कहते हैं कि ये नॉर्मेटिव भी है और इंपेरिकल इन नेचर भी है। उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर मतलब हम इसके अंदर बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ते हैं। बेसिकली पॉलिटिकल साइंस आइसोलेशन में नहीं पढ़ी जाती है, इसके अंदर कभी कभी हिस्ट्री का भी जिक्र आता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे ये हुआ था, उस वक्त हमारे देश में नेहरू की सरकार में ये हुआ था, पास्ट में इंदिरा गांधी की सरकार में ये हुआ था। तो बेसिकली हम हिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं। जब मैं इंदिरा गांधी और नेहरू की बात कर रहा हूं तो वो पास्ट, दे आर द पार्ट ऑफ पास्ट, दैट इज हिस्ट्री, वो तो हिस्ट्री है ना। लेकिन उस पॉलिटिक्स के अंदर हम वो पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं कि नेहरू की सरकार कैसी थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड में क्या हुआ था, हमारे देश का संविधान कैसे बनाया गया था, हमारे देश में कैसे आज़ादी हासिल की गई थी, आज़ादी के टाइम पे हमारे देश में कैसे पहली बार सरकार बनी थी। तो हम पास्ट को भी तो पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी इसके अंदर कभी ना कभी आती है, इकोनॉमिक्स भी इसके अंदर कभी ना कभी आती है कि कैसे पॉलिटिकल डिसीजंस जो हैं वो इकोनॉमी को शेप कर रहे हैं, कैसे एक देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जा रही है, कैसे पॉलिटिशियंस बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं ताकि इस देश को इकोनॉमिकली डेवलप किया जाए, गरीबी कैसे ख़त्म की जा रही है इस देश में, इकोनॉमिक्स का डेटा यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हम सोशोलॉजी को पढ़ते हैं, सोशोलॉजी के अंदर आता है जेंडर, फैमिली, उसके बाद सोसाइटी, ये सब आता है, तो हम वो सब भी पढ़ते हैं। हम जेंडर के बारे में पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, हम फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और सोशोलॉजी का भी इसके साथ लिंक है। लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, कानून, ये सब भी तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये बाकी सब्जेक्ट्स भी शामिल हो जाते हैं, कभी ना कभी मिक्स हो जाते हैं, इसलिए ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। मतलब पॉलिटिकल साइंस अकेला आइसोलेशन में काम नहीं करता है, कभी ना कभी उसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी और लॉ भी मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर मतलब पॉलिटिकल साइंस समय के हिसाब से बदलता रहता है। पॉलिटिकल साइंस का जो है वो पॉलिटिकल साइंस इज इवॉल्विंग इन नेचर, मतलब पॉलिटिकल साइंस चेंज होता रहता है। तो डायनेमिक इन नेचर का मतलब क्या होता है, चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे अरिस्टोटल के टाइम पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ही स्टडी की जाती थी और स्टेट की ही स्टडी की जाती थी। लेकिन आज पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेसेस की, प्रोटेस्ट, लॉ, कानून, उसके बाद पॉलिटिकल फिनोमिनास, फंक्शंस, गवर्नमेंट के फंक्शंस, जो बाकी प्रेशर ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सब की स्टडी की जा रही है। तो मतलब बड़ा हो गया पॉलिटिकल साइंस, इवॉल्व हो गया, चेंज हो गया। तो ये बदलता रहता है समय के हिसाब से, ये भी एक डायनेमिक नेचर भी है पॉलिटिकल साइंस का। तो समझ आ गई आपको पॉलिटिकल साइंस का क्या नेचर है। इसको कभी सोशल साइंस कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है, और सोशल साइंस के अंदर भी ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है। ह्यूमन बिहेवियर की कैसे स्टडी की जाती है, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोग वोट कर रहे हैं, कैसे लोग कानून फॉलो कर रहे हैं। ये सोशल साइंस इसलिए भी है क्योंकि हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में। कुछ लोग इसको साइंस कहते हैं क्योंकि ऑब्जर्वेशन, डेटा और एनालिसिस का यूज़ किया जाता है, जो कि साइंस में भी किया जाता है। कुछ लोग इसको आर्ट कहते हैं क्योंकि इसमें जो आइडियल्स हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, पहले सोचा जाता है, फिर इसको इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ये नॉर्मेटिव और इम्पेरिकल दोनों है। नॉर्मेटिव इसलिए है क्योंकि व्हाट आर टू बी देखा जाता है, और इम्पेरिकल इसलिए क्योंकि व्हाट इज के ऊपर भी फोकस किया जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर इसलिए है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिक्स किया जाता है, इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। डायनेमिक नेचर मतलब बदलता रहता है समय के हिसाब से। उसके बाद आइए समझते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस।
स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस का क्या मतलब होता है, मतलब सब्जेक्ट मैटर क्या है पॉलिटिकल साइंस का, मतलब पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें कवर की जाती हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, मतलब पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या क्या आता है, ये सब स्कोप के अंदर आता है, मतलब इसी को हम स्कोप कहते हैं। तो स्कोप मतलब सब्जेक्ट मैटर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या पढ़ते हैं हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो सबसे पहले स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमारे पास दो व्यूज़ आते हैं, एक आ गया ट्रेडिशनल व्यू या ट्रेडिशनल स्कोप और एक आ गया मॉडर्न स्कोप। ट्रेडिशनल स्कोप मतलब पहले के ज़माने या पहले क्या कहा जाता था, ट्रेडिशनली क्या स्कोप लिया जाता था पॉलिटिकल साइंस का। तो ट्रेडिशनली पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप था उसको बड़ा नैरो लिया जाता था, मतलब छोटा स्कोप रखा जाता था पॉलिटिकल साइंस का। नैरो व्यू मतलब छोटा व्यू, ट्रेडिशनली मतलब पुराने तरीके से या पुराने ज़माने से। तो ट्रेडिशनल स्कोप के अंदर या नैरो व्यू के अंदर बेसिकली फोकस किया जाता था स्टेट और गवर्नमेंट के ऊपर सिर्फ। मैंने आपको बताया था ना कि अरिस्टोटल बोलता है कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो अरिस्टोटल 2000 साल पहले आता है। तो मतलब पहले के टाइम पे हम नैरो स्कोप लेते थे, सिर्फ और सिर्फ स्टेट की स्टडी और गवर्नमेंट की स्टडी के ऊपर हम फोकस करते थे कि एक देश कैसे काम कर रहा है, एक देश के रिलेशंस क्या हैं, एक देश कैसे अपने आप को चला रहा है, एक देश कैसे डेवलप हो रहा है, और गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस कैसे काम कर रहे हैं। इट मेनली फोकस, इसके अंदर मेन क्या आता था कि कैसे नेचर एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट, मतलब एक स्टेट जो है, एक देश जो है, उसका नेचर क्या है, क्या वो डेमोक्रेसी है या फिर वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, और कैसे फंक्शंस क्या कर रहा है एक देश, मतलब एक देश कैसे अपने आप को चला रहा है, क्या फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। हम बेसिकली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की स्टडी करते थे, जो हमारे 3 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। हम लॉ एंड राइट्स को इसके अंदर पढ़ते थे, हम जस्टिस एंड ऑर्डर को इसके अंदर पढ़ते थे कि जस्टिस क्या है, न्याय क्या है, ऑर्डर क्या है, समाज के अंदर ऑर्डर कैसे होगा, लॉ है, कानून क्या है, राइट्स क्या है। तो पहले नैरो स्कोप आता था, मतलब छोटा सा स्कोप आता था, नैरो व्यू लिया जाता था पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ट्रेडिशनल स्कोप की अगर मैं बात करूं। लेकिन मॉडर्न स्कोप की अगर मैं बात करूं, आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, तो आज के टाइम पॉलिटिकल साइंस का एक ब्रॉडर व्यू लिया जाता है, पॉलिटिकल साइंस के स्कोप का एक ब्रॉडर व्यू लिया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे पॉलिटिकल थियोरी इसके अंदर पढ़ा जाता है। सबसे पहले पॉलिटिकल थियोरी मतलब अलग अलग आइडियाज को पढ़ा जाता है, वैल्यूज को पढ़ा जाता है, कंसेप्ट्स को पढ़ा जाता है, जैसे जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, राइट्स क्या है, कम्युनिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है। उसके बाद आपके अलग अलग कंसेप्ट्स इसके अंदर पढ़ने की कोशिश की जाती है। तो इसके अंदर पॉलिटिकल थियोरी के सारे जो कंसेप्ट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, उनको समझा जाता है, उनको पढ़ा जाता है। उसके बाद सेकंड इसके अंदर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मतलब अलग अलग देश के पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर किया जाता है, जैसे कि अमेरिका के अंदर पार्लियामेंट कैसे काम करता है, हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट कैसे काम करता है, दोनों को कंपेयर किया जाएगा, दोनों के बीच सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, डिसिमिलैरिटीज़ क्या हैं। लंदन ब्रिटेन का पार्लियामेंट कैसा है, हिंदुस्तान का पार्लियामेंट कैसा है, हिंदुस्तान की सरकार कैसे है, चाइना की सरकार कैसी है, आपस में कंपैरिजन अलग अलग कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम का, पॉलिटिकल प्रोसेसेस का। उसी के साथ साथ इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाता है, गवर्नमेंट्स को पढ़ा जाता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ा जाता है, इलेक्शंस कैसे होती हैं, पार्टीज़, अलग अलग पार्टीज़ को पढ़ा जाता है, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स को पढ़ा जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, गवर्नमेंट की मशीनरी कैसे ऑपरेट हो रही है। इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी को पढ़ा जाता है, पॉलिसी मेकिंग को पढ़ा जाता है, इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है अलग अलग पॉलिसीज़ का। उसके बाद गवर्नेंस के बारे में पढ़ा जाता है, कैसे ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, IAS अफसर, IPS अफसर कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कानूनों को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उनको जो है वो इस देश में लागू किया जा रहा है, वो सब इसके अंदर आता है। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सारा इसके अंदर आता है। इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके अंदर हम इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हैं कि कैसे एक देश के अलग अलग देशों के साथ क्या रिलेशंस हैं, हिंदुस्तान के चाइना के साथ कैसे रिलेशंस हैं, अमेरिका के साथ कैसे रिलेशंस हैं। इसके अंदर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम ग्लोबल इश्यूज़ को पढ़ते हैं, जैसे कैसे पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेररिज्म, आतंकवाद देखने को मिल रहा है, माइग्रेशन, लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, किसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कौन बना रहा है, किसके पास एटम बॉम्ब है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर मतलब लोग वोट कैसे कर रहे हैं, वोटिंग बिहेवियर कैसा है लोगों का। ओपिनियन पोल्स की इसके अंदर बात की जाती है कि कैसे ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं। उसी के साथ साथ इसके अंदर मतलब लोगों का बिहेवियर समझने की कोशिश की जाती है कि लोग कैसे वोट कर रहे हैं, लोगों के ओपिनियंस क्या हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर कवर की जाती हैं। तो जो मॉडर्न व्यू है, जो मॉडर्न स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का, वो एक ब्रॉडर स्कोप है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। सारी की सारी चीज़ें, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबल इश्यूज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थियोरी,
पॉलिटिकल बिहेवियर, कंसेप्ट्स, वैल्यूज, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, सब कुछ उसके अंदर कवर किया जाता है। तो एक ब्रॉडर व्यू लिया जाता है मॉडर्न स्कोप के अंदर, या फिर मॉडर्न स्कोप, या फिर जो मॉडर्न स्कोप है जो पॉलिटिकल साइंस का। और जो ट्रेडिशनल स्कोप था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट के ऊपर फोकस किया जाता था कि स्टेट कैसे काम कर रही है, स्टेट का नेचर और फंक्शंस क्या है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कैसे काम कर रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लॉ एंड राइट्स कैसे काम कर रहे हैं, और जस्टिस एंड ऑर्डर कैसे समाज में काम कर रहा है। ये सब पहले छोटे व्यू में, मतलब नैरो व्यू में देखा जाता था, ट्रेडिशनल स्कोप में देखा जाता था। मॉडर्न स्कोप में बहुत सारी चीज़ों को कवर किया जाता है। और इस तरीके से आपका जो ये जो टॉपिक था स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वो कवर हो जाता है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सब लोगों को इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।